नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए गणित का दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों एक प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको सारा प्रश्न को बेसिक तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपसे वादा है। ठीक है, बस आप वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, कहने का मतलब कि जितना भी इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन करवाया गया है उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये उपलब्ध है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए इसमें पूछा गया कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 1, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों 0, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 5, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 2। तो दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न और आपसे पूछेगा कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की जो प्रायिकता होती है दोस्तों वो हमारा 1 होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए हमारा एक वृत्त है, अगर स्पर्श रेखा इस पर कितनी खींची जा सकती है, तो देखिए स्पर्श रेखा एक हम इस तरह से खींच लेते हैं, एक हम इस तरह से खींच लेते हैं दोस्तों, और एक हम इस तरह से स्पर्श रेखा यहाँ इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो स्पर्श रेखा हम खींचे हैं दोस्तों वो अनंत खींचा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दोस्तों, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों आपको एक प्रश्न आपका हम खोपड़ी में सेट कर देंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। दोस्तों द्विघात बहुपद का जो हमारा व्यापक रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा कि ax² प्लस में होता है दोस्तों bx, और यहाँ प्लस में होता है दोस्तों c। ये दोस्तों हमारे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, तो देखिए कौन ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों, तो ax² प्लस bx प्लस c। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जो दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ... का 30वां पद बराबर है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद बराबर है। तो देखिए एक tn बराबर फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, a प्लस दोस्तों n-1। ठीक है, और इंटू में दोस्तों क्या होता है d होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको T30 निकालना है दोस्तों, यानी कि T30 निकालना है आपको यहाँ से, और आपको देखिए तो ये फार्मूला पर रख देंगे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। और ए हमारा दोस्तों यहाँ पर 10 है, तो ए हम कितना लिख लेंगे, जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं दोस्तों। ए को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा यहाँ कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लिए। प्लस एन हमारा कितना है, 30 जो है दोस्तों हमारा एन है, तो एन हमारा 30 दिया होता है, 30-1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह से हम 30-1 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से आगे हमको डी निकालना है, तो डी देखिए दोस्तों डी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा कि T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, डी को दोस्तों इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से डी हमको निकालना है,
तो डी निकालेंगे दोस्तों, तो हमारा T2 कितना दिया हुआ है, T2 7 है दोस्तों, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। और T1 हमारा कितना है दोस्तों, तो T1 हमारा यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो T1 यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। अब यहाँ से डी बराबर हम निकालेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ गया हमारा, -3, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है क्या, T2 - T1 होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कि कॉमन डिफरेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, तो T2 - T1, जिसको हम हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं दोस्तों, इसको सूचित डी से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम डी बराबर कितना ले लाए, -3 निकाल के। अब यहाँ पर हम -3 दोस्तों इसी तरह से हम लिख देंगे डी बराबर, तो डी बराबर -3 यहाँ से हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से दोस्तों हमको निकालना है T30। अब यहाँ से T30 निकाल रहे हैं, और 10 दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से हम लिख देंगे। और आगे देखिए यहाँ से करेंगे कि 30 में से दोस्तों एक जगह कितना हो जाएगा, 29, तो यहाँ पर 29 लिख देंगे। और यहाँ पर इंटू में दोस्तों इसी तरह लिख देंगे, और -3 यहाँ पर हम इसी तरह से लिख देते हैं इंटू में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको T30 निकालना है, बस अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आगे कैलकुलेशन केवल करना है, ठीक है। यहाँ से 10 लिख लेंगे। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, 29 गुने में इंटू में लिखा -3, तो गुना कीजिएगा दोस्तों, तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में दोस्तों 87 हो जाएगा गुना होकर, ठीक है। और गुना हो 87 हो जाएगा, यहाँ से हमको T30 निकालना है। अब देखिए यहाँ से घटाइएगा दोस्तों, तो आपको 77 आ जाएगा घटा के, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम साइन दोस्तों हम किस चीज़ के लगाएंगे, तो माइनस के साइन लगाएंगे, क्योंकि जो संख्या बड़ा होता है दोस्तों उसी का हमारा साइन लगता है, ठीक है। तो T30 बराबर दोस्तों हमको निकल के कितना आ गया, तो -77 आ गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 5वां नंबर। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 × √3 है, सूर्य का उन्नयन कोण है। दोस्तों ये प्रश्न आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 × √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। दोस्तों आसानी पूर्वक इसको हम समझाएंगे, आप अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। देखिए मानिए कि एक हमारा खंभा है दोस्तों ये, ठीक है, और ये खंभा कर रहा है कि जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, तो मान लीजिए ये खंभा इस तरह से दोस्तों, तो जमीन पर छाया इस तरह से हमारा पड़ेगा। और ये खंभा की लंबाई जो हमारा है कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है खंभा की लंबाई। और जमीन पर जो दोस्तों छाया पड़ रहा है उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ 4 × √3 दिया हुआ है दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला सकते हैं, इस तरह से मिला लिए, इस तरह से मिला लिए, तो यहाँ पर हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण है। तो देखिए दोस्तों उन्नयन कोण हमारा कैसे बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर थीटा दोस्तों। तो उन्नयन कोण हमारा यहाँ बनेगा दोस्तों, क्योंकि उन्नयन कोण में हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और अवनमन कोण में दोस्तों हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से tan थीटा लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर हमको फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है P/B होता है, ठीक है। और देखिए हमको यहाँ से थीटा निकालना है दोस्तों, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण हमको पूछा गया है, तो थीटा निकालेंगे इस तरह से हम करके, tan थीटा यहाँ पर इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए P, तो थीटा के सामने बोला दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 12 मीटर जो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बेस हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 × √3 जो होगा हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर दोस्तों जो P की जगह पर 12 लिख देंगे, और यहाँ हमारा बेस कितना है, तो 4 × √3 है, ठीक है। तो 4 × √3 हम यहाँ पर बेस लिख लिए। अब यहाँ से आगे यहाँ से लिखेंगे दोस्तों tan थीटा बराबर, यहाँ से देखिए काटिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना 4 से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 3 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/m दोस्तों √3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों tan थीटा हम इसी तरह से लिख लेंगे, और यहाँ से काटिएगा दोस्तों आगे, तो देखिए अंडर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है दोस्तों, तो यहाँ से काटिएगा तो यहाँ पर √3 बचेगा, ठीक है केवल। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर दोस्तों कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। इसको आप नहीं समझे तो देखिए साइड में आपको यहाँ पर हम करके बताते हैं दोस्तों। जैसे मान के लिए आप यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुने का √3 लिख सकते हैं इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम दोस्तों यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर √3 गुना √3 लिख लेंगे, और एक √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक √3 बचेगा। तो बस इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम काट लिए, ठीक। अब देखिए आगे
अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीटा का मान हम कितना डिग्री रखेंगे, जो बराबर में √3 लिखा हुआ सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो दोस्तों थीटा के जगह पर अगर जो हम 60 डिग्री रख देते हैं तो tan 60 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, √3, यानी कि हमारा थीटा बराबर दोस्तों कितना निकल गया, तो 60 डिग्री निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थीटा बराबर हमको कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बाह्य अक्ष को क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है भुज, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है कोटि, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है मूल बिंदु, और यहाँ थर्ड लास्ट में लिखा है दोस्तों कोई नहीं। तो बाह्य अक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोटि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं जब पूछेगा, तो एक्स अक्ष को दोस्तों हम भुज कहते हैं। ठीक है, और देखिए मूल बिंदु का जो हमारा नियामक होता है दोस्तों वो 0,0 होता है। इसको भी आप याद रखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0,0 होता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी दोस्तों हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम 7वां प्रश्न। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात है। तो देखिए दोस्तों आप इसको याद रखिएगा कि जब दो त्रिभुज दोस्तों समरूप होंगे और उसका संगत भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ रहेगा तो उनके परिमाप का जो अनुपात होगा दोस्तों, जो संगत भुजा का अनुपात होगा वही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा दो त्रिभुज दोस्तों क्या हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं। संगत भुजा का अनुपात जो दिया हुआ है 3:4 का दिया हुआ है, तो उनके परिमापों का भी अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3:4 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3:4 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे दोस्तों और उनका संगत भुजा के अनुपात दिया हुआ रहेगा तो उसका जो परिमाप का अनुपात होगा दोस्तों, तो जो संगत भुजा का अनुपात होगा वही उनका परिमापों का भी अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर, तो दोस्तों cos 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है दोस्तों साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक और याद कर लीजिएगा कि जब पूछेगा दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों cos थीटा होता है। इसको भी आप याद रखिएगा साथ में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पहले देखिए आप अर्धवृत्त बना लीजिए। ठीक है, जैसे हम देखिए मान लीजिए दोस्तों ये हमारा अर्धवृत्त है। ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्धवृत्त है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कहा कि पहले ये समझिए कि वृत्त के जो परिधि होता है वो क्या होता है, तो 2πr होता है दोस्तों। और यहाँ पूछा गया कि अर्धवृत्त की परिधि होगी, अब व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको आधा कर देंगे तो बटा में 2 करेंगे दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए। तो यहाँ क्या बचेगा, πr। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है दोस्तों ये हमारा क्या होता है, πr होता है। ठीक है, मगर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों एक रेडियस होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक कुल एक रेडियस और हमारा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक रेडियस ये एक रेडियस ये, यानी कि r + r दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं 2r, यानी कि कहेंगे कि अर्धवृत्त की जो हमारा परिधि होगा कितना होगा, तो πr + में 2r होता है। यहाँ से हम अच्छा तरीके से लिख लेंगे कि πr
प्लस में 2r दोस्तों ये हमारा अर्धवृत्त का परिधि होता है। ठीक है, आप इसको समझ के याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया है, अर्धवृत्त का परिधि आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए व्यास एक फार्मूला होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, d बराबर 2r फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप साइड में लिखते हैं कि d बराबर 2r फार्मूला होता है दोस्तों। अब व्यास को इंग्लिश में दोस्तों हम डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम d से सूचित करते हैं, और त्रिज्या की इंग्लिश में दोस्तों हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम r से सूचित करते हैं। अब देखिए हमको व्यास 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ से देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और यहाँ पर 2r लिख लेते हैं बराबर में। अब देखिए यहाँ से r बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो इसको काटिएगा यहाँ से कितना टाइम में कट जाएगा, 7 टाइम में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों r बराबर हमको यहाँ से निकल के आएगा जो कितना आ जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या हमको निकल के कितना आ गया 7 त्रिज्या निकल के आ गया। बस अब यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्तों, तो हमको अर्धवृत्त के परिधि निकल जाएगा। पाई का जो हमारा मान होता है दोस्तों कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, और हमको त्रिज्या कितना निकल के आ गया 7, यहाँ 7 लिख लेंगे, और यहाँ प्लस में दोस्तों 2 लिखेंगे, त्रिज्या कितना है 7, तो गुना में यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से कितना हो जाएगा 22 लिख लेंगे, और यहाँ तो गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 14 लिख लेंगे। ठीक है, अब 22 और 14 को जोड़िएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर होगा हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दोस्तों ये समझ में आपको आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर। तो दोस्तों देखिए 9 इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ से 9 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो 9 को कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस में दोस्तों यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इस तरह से बचेगा। 9 को हम इसलिए कॉमन किए दोस्तों कि 9 इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे ना। और देखिए यहाँ से 9 दोस्तों और यहाँ पर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों 1 होता है हमारा फार्मूला, तो इसके जगह पर 1 लिख देंगे, और यहाँ से 1 × 9 करेंगे दोस्तों, तो इसके बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा केवल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी में लिखा हुआ 9 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्तों, और प्लस में दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू हमारा 1 होता है फार्मूला। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा दोस्तों माइनस में होता है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक और बताएं दोस्तों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और एक यहाँ बताएं दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 रखें, तो 9 × 1 के दोस्तों तो हमारा 9 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को अच्छे से समझें और बार बार दोस्तों सारा प्रश्न को आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करने से दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस का लेवल होगा वो बहुत अच्छा होता जाएगा डे बाई डे। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो देखिए मूल बिंदु से एक बिंदु आपको यहाँ पर दे देगा दोस्तों, आपको दूरी मूल बिंदु से जब पूछेगा तो एक इसका फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूला पर दोस्तों आंख बंद के आप रख दीजिए, कभी आपको गलत नहीं होगा। x हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है x, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस लिखेंगे। अब y कितना यहाँ पर है -5 है जो दोस्तों हमारा y है, तो -5 को यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से, और अंडर रूट जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से हम अंडर रूट लिख देंगे। ठीक है, और देखिए 4 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और देखिए यहाँ 5 को दोस्तों स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर की जगह किसका 5 के, तो क्योंकि देखिए अगर जो 5 गुने स्क्वायर मतलब क्या हो दोस्तों 5 गुने 5 2 बार करना है, तो -5 है यहाँ पर दोस्तों, तो -5 गुने -5 2 बार करेंगे, अब माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे को +25 होगा। ठीक है, अगर जो आपसे पूछेगा कोई कि -5 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है, तो +25 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप जोड़ लीजिए दोनों को,
तो जोड़कर दोस्तों आपको कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा अंडर रूट 41 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखिए दोस्तों, पहले हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारा एक वृत्त है और इस पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की दोस्तों जो लंबाई होगी वो क्या होगी, असमान होगी या समान होगी या दुगनी होगी या आधा होगी। तो देखिए सुनिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पर बाह्य बिंदु को हम यहाँ पर ले लिए और इस पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखिए अच्छा तरीके से हम इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक देखिए यहाँ से हम इधर से भी स्पर्श रेखा खींच लेंगे दोस्तों। इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींच लिए। तो ये स्पर्श रेखा जो हम दोनों खींचते हैं बाह्य बिंदु से दोस्तों, ये दोनों आपस में समान होता है, कहने का मतलब बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, तो दोनों जो ये लंबाई होता है दोस्तों स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींचा होता है, ये आपस में दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का लसा और मसा 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। देखिए इसको आप एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा कि LCM। ठीक है, LCM गुने दोस्तों HCF होता है, HCF। ठीक है, बराबर में दोस्तों पहली संख्या और गुने में दोस्तों दूसरी संख्या होता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा ये फार्मूला को। ठीक है, होता है दोस्तों LCM गुने के HCF बराबर में पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए आपको लसा करने LCM मतलब दोस्तों लसा, HCF मतलब क्या होता है दोस्तों मसा। तो लसा आपको दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर लसा हम 50 लिख लेंगे इस तरह से। और देखिए मसा जो आपको दिया हुआ है, मसा कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर यानी कि HCF दोस्तों, तो HCF कितना लिख लेंगे 25 लिख लेंगे। और देखिए आपको पहली संख्या कितना दिया हुआ है 25, देखिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है पहली संख्या, तो पहली संख्या 25 लिख लिए। और इंटू में दोस्तों आपको दूसरी संख्या पूछा गया है, तो दूसरी संख्या को हम इसी तरह से रहने देंगे। अब देखिए यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम यहाँ से आप आगे कह सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर जो हमको निकल के आया, कितना निकल के आ गया 50 निकल के आ गया दूसरी संख्या बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि आंकड़ा इतना दिया हुआ है दोस्तों और का परिसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब आंकड़ा आपको इतना दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि का परिसर होगा, तो करना क्या है आपको उच्च सीमा दोस्तों माइनस निम्न सीमा करना है। ठीक है, कहने का मतलब सबसे बड़ा संख्या दोस्तों और सबसे छोटा संख्या में से घटा देना है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्तों, इसमें 30 है और सबसे छोटा संख्या क्या है 9 है। तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपको आंकड़ा दे देगा दोस्तों आप परिसर निकालने के लिए कहेगा, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो हमारा तो दोस्तों क्या होता है, तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए समझ लीजिए इसको आप। देखिए मान लीजिए अर्धगोला हमारा किस तरह से होता है, तो अर्धगोला दोस्तों इस प्रकार से हमारा होता है अर्धगोला, ये हमारा अर्धगोला है दोस्तों। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा होता है दोस्तों ये क्या होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर हमारा होता है। ठीक है, और देखिए एक ये वाला हमारा वृत्त बन रहा है इस तरह से, तो ये वाला भी वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर हो जाता है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर से आप लिख लीजिए साइड में कि 2 पाई r स्क्वायर प्लस में दोस्तों यहाँ पर पाई r स्क्वायर, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। यानी कि हम आपको कह सकते हैं कि अर्धगोले का जो संपूर्ण सतह का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी में लिखा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सारा प्रश्न को समझ के याद करिए दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर जो दोस्तों आपसे पूछेगा केवल कि गोले का दोस्तों जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 16 नंबर। बिंदु 2,3 एवं 4,1
के बीच की दूरी होगी। दोस्तों ये प्रश्न आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। इसको आप ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखिए बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों एक हमारा फार्मूला होता है, वो होता है x2 माइनस में होता है दोस्तों x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस में लिखेंगे दोस्तों y2 माइनस में लिखेंगे दोस्तों y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका दोस्तों अंडर रूट होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको अंडर रूट लिख लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों बीच की दूरी निकालने के लिए दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और बीच की दूरी जब पूछेगा आपसे तो ये फार्मूला लगाइएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट, और का अंडर रूट इसलिए चढ़ा दीजिएगा जिस तरह चढ़ाया हुआ है। अब देखिए हमारा यहाँ से दोस्तों x1 जो होगा क्या होगा, तो x1 हमारा दोस्तों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हमारा x1 है। ठीक है, तो यहाँ से x1 ये हो जाएगा। अब देखिए y1 हमारा क्या होगा दोस्तों, तो ये जो 3 लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा y1 है, तो y1 3 लिख लिए। अब देखिए x2 हमारे यहाँ से कौन होगा, तो x2 दोस्तों ये 4 लिखा हुआ है, ये हमारा x2 है। ठीक है, और देखिए यहाँ y2 जो है दोस्तों ये 1 लिखा हुआ है, ये हमारा y2 होता है। ठीक है, तो y2 कितना हो गया 1। अब बस दोस्तों ये सारा को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x2 हमारा कितना है दोस्तों 4 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, और x1 हमारा कितना है x1 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस लिख लेंगे। अब y1 हमारा y2 दोस्तों y2 कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और यहाँ देखिए y1 कितना है, तो y1 हमारा दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे इसी तरह से। और जिस तरह से यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाया हुआ है इसी तरह स्क्वायर चढ़ा देंगे और अंडर रूट दोस्तों हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे करिए, यहाँ से 4 माइनस 2 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर इसी तरह से लिख देंगे। अब प्लस यहाँ लिख लेंगे, और 1 माइनस 3 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हम इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं, तो जैसे यहाँ पर वर्गमूल अंडर रूट लिखा हुआ है दोस्तों इसी तरह से हम अंडर रूट लिखते चलेंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब प्लस लिख लेंगे। अब -2 का भी स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो हमारा +4 ही आता है। ठीक है, क्योंकि -2 और -2 दो बार गुना होता है स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और अंडर रूट इसी तरह से लिख देंगे। और 8 अंडर रूट को दोस्तों हम इस तरह बराबर में करके लिख सकते हैं 2 × में √2। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न दोस्तों आप इस वीडियो का स्किप ना करें। देखिए 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अनुपात, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है गुणांक, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है समानुपात, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों सार्व अंतर। दोस्तों एपी के क्रमागत पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम दोस्तों डी से सूचित करते हैं, और इंग्लिश में सार्व अंतर को दोस्तों कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक भी रहेगा दोस्तों, और सोशल साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा। अगर ये सब देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको उपलब्ध है। आज जितना भी इसमें प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें करवाया गया। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आप 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक, देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का जो हमारा सूत्र होता है वो πr² होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछेगा कि वृत्त के परिधि क्या होता है, तो वृत्त के परिधि दोस्तों 2πr होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि cos π/3 का मान है। तो देखिए π/3 लिखा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए कि पाई में दोस्त पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों डिग्री में वो हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि पाई का जो हमारा वैल्यू होता है दोस्तों डिग्री में कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए π/3 लिखा हुआ है, देखिए पाई लिख लेंगे, यहाँ पर कितना लिख लेंगे 3, इसको हम चेंज करेंगे तो पाई को वैल्यू दोस्तों डिग्री में कितना होता है 180 होता है। अब बटा में कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ से काटेंगे
तो 3 छक 18 यानी कि दोस्तों π/3 बराबर निकाल के हमको कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस लिख लेंगे और π/3 की जगह पर दोस्तों कितना हम निकाल कर लाएँ 60 डिग्री। तो यहाँ π/3 की जगह पर हम 60 डिग्री केवल लिख दिए हैं बस। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का हमारा वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। निम्न में कौन सा परिमेय है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। तो परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं दोस्तों जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में पाई लिखा है दोस्तों, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, जो पाई होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या होता है। √7 है दोस्तों, ये भी अपरिमेय संख्या है। मगर ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है दोस्तों √16/25 ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैसे परिमेय संख्या है देखिए दोस्तों, इस तरह से लिखा हुआ है 16/25 है दोस्तों, और यहाँ पर √ इस तरह से लिखा हुआ है। तो 16 का यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 जो लिखा है दोस्तों हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर √16/25 ये हमारा कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम आगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपका है ये HW का प्रश्न है दोस्तों। कहने का मतलब आपको होमवर्क में ये दिया जा रहा है ये प्रश्न को, ठीक है। इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि √5 एक संख्या है, और फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है परिमेय, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है अपरिमेय, और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है पूर्णांक, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है प्राकृत। तो दोस्तों कौन इसका राइट आंसर होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, आपका हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।